नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक बड़ा व्यवसायिक कस्बा है बिंदगी। इसी कस्बे के कजियानी मोहल्ले में जगदीश गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी माधुरी देवी के अलावा एक बेटा अमित गुप्ता व बेटी अनीता थी। जगदीश गुप्ता व्यापारी थे। उपजाऊ जमीन भी उनके पास थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कस्बे में वो प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। धर्म कर्म में भी उनकी रुचि थी और लोगों की मदद भी करते रहते थे। जगदीश गुप्ता ने बड़ी बेटी अनीता का विवाह संपन्न घर में कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शादी के कुछ सालों बाद ही विधवा हो गई। तब वो 2 बच्चों के साथ मायके में आकर रहने लगी थी। जगदीश व उनकी पत्नी माधुरी देवी उसका पूरा खर्चा उठाते थे। उसे किसी चीज की भी कमी नहीं होने देते थे। जगदीश कुमार का बेटा अमित कुमार तेज दिमाग का था। वो पढ़ लिख कर पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। बेटे के साथ देने पर जगदीश कुमार का व्यवसाय और भी बढ़ गया। उधार की रकम वसूलने के लिए अब अमित ही जाने लगा। एक रोज अमित बाइक से तगादे पर जा रहा था। तभी स्टेशन रोड पर खड़ी एक युवती ने उसे रुकने का इशारा किया। उस सुंदर युवती को देखकर अमित ने अपनी बाइक रोक दी। युवती बोली, मेरा नाम पूनम कुशवाहा है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। काफी देर से ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई ऑटो वाला इधर से आ ही नहीं रहा। क्या आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, बैठिए। ये कहकर अमित ने पूनम को बाइक पर बैठा लिया और उसके कॉलेज की तरफ चल पड़ा। स्टेशन रोड से कॉलेज तक वो उससे बातें करती रही। 1 मिनट के लिए भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। जिस तरह वो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, उससे अमित बहुत प्रभावित हुआ। बाइक चलाते चलाते वो सामने लगे मिरर में उसका चेहरा देखते हुए उसकी बातों का जवाब देता रहा। बातों बातों में उसने पूनम का मोबाइल नंबर ले लिया। पूनम से हुई पहली मुलाकात में ही अमित जैसे उसका दीवाना हो गया। उसका फोन नंबर तो उसके पास था ही, इसलिए जब भी उसका मन करता फोन पर बातें कर लेता। पूनम को भी अमित से बातें करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। पूनम के पिता नरेश कुशवाहा बिंदकी कस्बे में ही रहते थे। उनकी 2 बेटियां नीलम व पूनम थी। नीलम की शादी वो फतेहपुर जिले के चमनगंज निवासी राम खिलावन कुशवाहा के साथ कर चुके थे। पूनम अभी पढ़ रही थी। इधर पूनम और अमित का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी रचाने का मन बना लिया। दोनों के घर वालों को शादी करने की बात पता चली तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। जगदीश गुप्ता रसूखदार व्यक्ति थे। वो बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से किसी व्यापारी घराने की लड़की से करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा किसी विजातीय लड़की से प्यार कर बैठा है और उसी से शादी करना चाहता है, तो उनके दिल को ठेस लगी। क्योंकि अमित गुप्ता पूनम के प्यार में डूब चुका था, इसलिए घर वालों की मर्जी के बिना ही उसने पूनम के साथ प्रेम विवाह कर लिया। ये सन 2011 की बात है। शादी के बाद पूनम अमित की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। थोड़ी नाराजगी के बाद माधुरी व जगदीश गुप्ता ने भी पूनम को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। पूनम ने भी एक आदर्श बहू की तरह घर का कामकाज संभाल लिया और पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी। हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में पूनम एक बेटे व एक बेटी की माँ बन गई। पूनम 2 बच्चों की माँ जरूर बन गई थी, लेकिन गाय की तरह एक खूंटे से बंधना उसे पसंद नहीं था। इसलिए वो अपने यार दोस्तों से फोन पर बतियाती रहती थी। खासकर वो अपने जीजा राम खिलावन से फोन पर खूब बतियाती थी। उससे हंसी मजाक भी किया करती थी। पूनम की सास माधुरी को ये सब पसंद नहीं था। वो उसे टोकती तो कहती, सासू माँ, जवानी में आपने भी तो घाट घाट का पानी पिया होगा, कितनों पर बिजलियां गिराई होंगी, फिर मुझे क्यों टोक रही हो? कुछ दिन ऐश की जिंदगी जीने दो। बहू की बात सुनकर माधुरी सन्न रह गई। वो जान गई कि पूनम खीरी खाई है।
उन्होंने उसके मुंह लगना उचित नहीं समझा। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उनका बहू पर से विश्वास उठ गया। भाभी द्वारा माँ की बेइज्जती अनीता को बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने पूनम को लताड़ा और माँ से माफी मांगने को कहा, तो पूनम ने उसकी भी बेइज्जती कर दी। माँ बहन से उन बातों की जानकारी अमित को हुई तो उसने पूनम की जमकर खबर ली, लेकिन चालाक पूनम ने घड़ियाली आंसू बहाकर पति के गुस्से को ठंडा कर दिया। इन्हीं दिनों जगदीश गुप्ता की बीमारी से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार का सारा बोझ अमित पर ही आ गया था। वो व्यापार बढ़ाने की सोचने लगा। अमित कुमार गुप्ता का एक परिचित भिवंडी में रहता था। वहां वो किराए का कारखाना लेकर धागा बनाने का काम करता था। इस व्यापार से वो अच्छा कमाता था। अमित ने भी इस व्यवसाय से जुड़ने का मन बनाया। इसके लिए उसने अपने परिचित से संपर्क बनाया। फिर उसकी मदद से धागा बनाने वाली मशीनें व कारखाना किराए पर लेकर धागा बनाने का काम शुरू कर दिया। शुरू में अमित को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। धागे का काम सुचारू रूप से चलने लगा और कमाई भी होने लगी। कहते हैं जब इंसान का सितारा बुलंद होता है तो तरक्की की राहें अपने आप खुलती जाती है। अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका धागे का काम तो चल ही रहा था, इसी बीच में उसे मिड डे मील का भी काम मिल गया। अमित ने शुद्धता और बेहतर क्वालिटी के साथ मिड डे मील का वितरण कराया तो उसकी धाक जम गई। अब उसे इस काम में भी आमदनी होने लगी। इधर अमित मुंबई गया तो पूनम को आजादी के पंख लग गए। उसका जीजा राम खिलावन भी अब उसकी ससुराल आने लगा था। उन दोनों के जिस्मानी संबंध भी बन गए। राम खिलावन का आना जाना पूनम की ससुराल में बढ़ा तो पूनम की सास माधुरी के कान खड़े हुए। उन्होंने फोन पर अमित से बात की और बहू व बच्चों को मुंबई अपने साथ ले जाने की सलाह दी। अमित माँ का इशारा समझ चुका था, इसलिए वो पूनम व बच्चों को अपने साथ मुंबई ले गया। मुंबई आकर पूनम कुछ महीने तक पति के साथ खुश रही। उसके बाद फिर से उसे जीजा की याद सताने लगी। चूंकि राम खिलावन भी साली के इश्क में अंधा था, सो पत्नी से बहाना कर वो मुंबई पहुंच गया। पूनम उसे देखकर चहक उठी। अमित भी साड़ू को आया देखकर खुश हुआ, लेकिन मन में फांस भी चुभी कि वो साली से मिलने इतना लंबा सफर करके आया है। पूनम और राम खिलावन जब हंसते बतियाते तो अमित विरोध नहीं करता। अमित ने कई बार पूनम को उसकी हरकतों के लिए आगाह किया, किंतु वो हर बार अमित को अपनी बातों से फुसला लेती थी। अमित खून का घूंट पीकर दिन काट रहा था, लेकिन पूनम पर अमित की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन अमित गुप्ता कारखाने से थका हारा घर लौटा। उसने घर के भीतर कदम रखा तो वो हैरान रह गया। भरी दोपहर में पूनम और राम खिलावन रंग रलियां मना रहे थे। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। अमित के तन बदन में आग सी लग गई। उसने उसी समय पूनम को भला बुरा कहा और पिटाई भी कर दी। उसने साड़ू राम खिलावन को भी खूब लताड़ा और उसी समय घर से भगा दिया। इसके बाद जीजा से अवैध संबंधों को लेकर अमित व पूनम में तकरार व मारपीट होने लगी। जिस दिन अमित पूनम को जीजा से फोन पर बतियाते सुन लेता, उस दिन वो उसकी पिटाई कर देता। कई बार तो वो गुस्से में पूनम का मोबाइल फोन भी तोड़कर उसे फेंक चुका था। घर में कलह शुरू हुई तो पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार पड़ गई। अब वे दोनों हफ्तों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बच्चे भी सहमे सहमे रहते। अमित का लगाव अब पत्नी से कम हो गया था। महीनों तक उनका शारीरिक मिलन भी नहीं होता था। अमित को जब पत्नी से नफरत हो गई तो उसका मन भटकने लगा। वो अब घर बिंदकी जल्दी जल्दी आने लगा। घर आते जाते ही उसके मधुर संबंध परिवार की एक महिला से बन गए। इस महिला से वो फोन पर भी बतियाने लगा था। अमित गुप्ता ने अब तक अकुत संपत्ति हासिल कर ली थी। उसने भिवंडी में 6 फ्लैट खरीद लिए थे और करोड़ों का मालिक बन बैठा था। इनमें से उसने एक फ्लैट 40 लाख रुपए में बेचकर बिंदकी कस्बा के महाजनी गली में 3 मंजिला एक आलीशान मकान बना लिया था। इस मकान में अमित की माँ माधुरी देवी व विधवा बहन अनीता अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी। पूनम को फ्लैट बेचकर कस्बे में मकान बनवाना नागवार लगा। उसने विरोध भी किया, लेकिन अमित ने उसकी एक ना सुनी। मकान बनवाने को लेकर दोनों के बीच महीनों झगड़ा चलता रहा। एक रोज अमित किसी युवती से फोन पर रसीली बातें कर रहा था। पूनम ने उसकी बातें सुनी तो उसका माथा ठनका। क्या अमित के किसी महिला से नाजायज संबंध है? बात करने के बाद अमित बाथरूम गया तो पूनम ने उसका फोन चेक किया।
वो जिस नंबर से बात कर रहा था वो अर्चना के नाम से सेव था। अमित बाथरूम से निकला तो उसने आंखें नचाकर पूछा, परी के पापा, ये अर्चना कौन है? इससे तुम्हारा क्या नाता है? क्या करोगी जानकर? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूरा हक है ये जानने का कि मेरी सौतन बनने की कौन कोशिश कर रही है। क्या तुम पत्नी धर्म निभा रही हो? अमित ने व्यंग कसा। तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, उन्हें पढ़ा लिखा रही हूँ, ये पत्नी धर्म नहीं तो और क्या है? चुप भी करो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना घर में झगड़ा हो जाएगा। पूनम ने ठान लिया कि वो पता लगाकर ही रहेगी कि ये अर्चना कौन है, पति के उसके साथ क्या ताल्लुकात है। इसकी जानकारी के लिए वो बच्चों को साथ लेकर मुंबई से अपनी ससुराल बिंदकी आ गई। यहाँ उसने गुप्त रूप से जानकारी हासिल की तो पता चला कि अर्चना परिवार की ही युवती है। लेकिन पूनम नहीं मानी। वो जीजा राम खिलावन के घर चमनगंज गई और आंसू बहाकर अपनी व्यथा बताई। राम खिलावन के घर उस समय अविनाश यादव उर्फ उमेंदर भी मौजूद था। वो कानपुर के गांव बीरनखेड़ा का रहने वाला था। वो दबंग और लोडर चालक था। अपराधियों से उसकी जान पहचान थी। राम खिलावन का वो दोस्त था और उसके घर उसका आना जाना बना रहता था। राम खिलावन के घर पर ही पूनम और अविनाश की पहली मुलाकात हुई। खूबसूरत पूनम को देखकर अविनाश पहली ही नजर में उसका दीवाना बन गया। उसने पूनम से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और फिर मदद का आश्वासन दिया। कहते हैं कि औरत जब फिसलती है तो वो फिसलती ही चली जाती है। यही पूनम के साथ भी हुआ। जीजा से उसका नाजा रिश्ता तो पहले से था। अब उसने जीजा के दोस्त अविनाश से भी अवैध संबंध बना लिए थे। लगभग 1 महीने बाद अमित बिंदकी घर आया तो उसे पति के नई आशिक अविनाश के बारे में पता चला। अमित उद्योगपति था। लड़ाई झगड़े से उसका ही नुकसान होता, इसलिए उसने अविनाश से उलझना उचित नहीं समझा और पत्नी व बच्चों को साथ लेकर मुंबई आ गया। वापस मुंबई आने के बाद पूनम ने कुछ दिन तो ठीक से बिताए। इसके बाद वो फिर पुराने ढर्रे पर उतर आई। वो देर रात तक अपने जीजा व नए आशिक अविनाश से बतियाती रहती और खूब हंसी ठिठोली करती। अमित कभी तो अनसुनी कर देता तो कभी गुस्से में आग बबूला हो जाता। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता। पूनम उलाहना देती, जब तुम महिला मित्र से बात कर सकते हो तो वो पुरुष मित्र से बात क्यों नहीं कर सकती। घर की कलह जब बढ़ने लगी तो पूनम को अपने तथा बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने अमित से कहा कि अब बच्चे बड़े होने लगे हैं, उन्हें स्थायी रूप से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है। उसे भी अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए घर और जमीन में से उसे आधा हिस्सा दे दो। मुंबई के 3 फ्लैटों में से एक उसके नाम तथा एक उसके बेटे अर्पित के नाम कर दो। अमित उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं ताकि तुम उसे बेचकर बच्चों को अनाथ बनाकर अपने प्रेमी के साथ खुल हो जाओ। जब तक बच्चे सयाने और समझदार नहीं हो जाते तब तक किसी के नाम कुछ नहीं करूंगा। एक बात कान खोलकर और सुन लो, अब मेरा मन मुंबई से ऊब गया है। कारखाना बंद कर और फ्लैट बेचकर मैंने बिंदकी में ही रहने का मन बना लिया है। अमित गुप्ता चलते व्यापार को बंद नहीं करना चाहता था। उसने फ्लैट बेचने की बात पूनम को डराने के लिए कही थी, लेकिन पूनम ने पति की बात को सच मान लिया और वो चिंतित हो उठी। उसे लगा अमित फ्लैट बेचकर सारा पैसा अपनी माँ, विधवा बहन व अपनी प्रेमिका पर खर्चा कर देगा। उसे और उसके बच्चों को कुछ हासिल नहीं होगा। अमित उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा और खुद प्रेमिका से शादी रचा लेगा। जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में एक रोज पूनम ने मुंबई से अपने प्रेमी अविनाश को फोन किया। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर प्रेमिका पूनम का नंबर देखकर वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और पूछा, कैसी हो पूनम, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अविनाश, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है और दिन का चैन छिन गया है। तुम मेरे पति अमित को मार दो, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। पूनम अमित धनवान व्यापारी है, उसकी हत्या करना उतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। उसकी हत्या के लिए किसी हिस्ट्री सीटर को सुपारी देनी होगी। तो दो ना सुपारी, मैंने कब मना किया? जितना पैसा मांगेगा मैं दूंगी। अविनाश, तुम अपने बैंक का अकाउंट नंबर मुझे भेज दो,
मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ये पैसा निकालकर तुम किलर को दे देना। 7 लाख रुपए में बात तय हो गई। तो 2 दिन बाद ही पूनम ने अविनाश के खाते में 85,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। खाते में पैसे आ जाने के बाद अविनाश उर्फ उमेंदर पूनम के जीजा राम खिलावन से मिला। फिर दोनों सुपारी किलर की तलाश में जुट गए। अविनाश ने सुपारी किलर की तलाश शुरू की तो उसे अंकित सिंह उर्फ शेरा के बारे में पता चला। 22 साल का शेरा फतेहपुर जिले के औंग थाना के गांव वसावनपुर का रहने वाला था। फतेहपुर का वो हिस्ट्री सीटर था। शेरा की गैंग में केशव गुप्ता, मोहित, सीलू और अंशुल पासवान शामिल थे। इनके साथ मिलकर शेरा वारदात को अंजाम देता था। अंकित सिंह उर्फ शेरा हत्या जैसे जघन्य अपराध की सुपारी भी लेता था। अविनाश और राम खिलावन ने एक रोज शेरा से मुलाकात की और बिनकी कस्बे के चर्चित उद्योगपति अमित गुप्ता की हत्या की सुपारी 7 लाख रुपए में दे दी। बयाना के तौर पर अविनाश ने उसे 80,000 रुपए भी थमा दिए। 26 जनवरी 2023 को अमित के चचेरे भाई अमन की शादी तय होनी थी। अमित ने पूनम से शादी समारोह में चलने को कहा तो वो तुलक कर बोली, तुम ही जाओ और खूब खुशियां मनाओ, मैं बच्चों के साथ बाद में आ जाऊंगी। वैसे भी वहां तुम्हारी ही पूछ है, मुझसे तो सब नफरत ही करते हैं। शादी में ना जाने को लेकर अमित और पूनम में जमकर झगड़ा हुआ और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। अमित रेलवे के 3 टिकट बुक कराकर लाया था। गुस्से में उसने 2 टिकट फाड़ दिए। फिर वो ट्रेन से बिंदकी के लिए निकल गया। 20 जनवरी 2023 की सुबह 10 बजे अमित अपने घर बिंदकी आ गया। उसे देखकर माँ बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। चचेरे भाई भी उससे गले लगकर मिले। पूनम और बच्चों के विषय में पूछा तो अमित ने बता दिया कि वो बाद में आएंगे। इधर अमित की पिटाई से पूनम के मन में अमित के प्रति नफरत और भड़क गई थी। उसने अपने प्रेमी अविनाश व जीजा राम खिलावन से मोबाइल फोन पर बात की और बताया कि अमित बिंदकी पहुंच चुका है। 29 जनवरी की सुबह वो भी बच्चों के साथ बिंदकी आ जाएगी। 29 जनवरी की रात ही अमित का काम तमाम कर देना। तुम सुपारी किलर को सब बता देना। अपनी योजना के मुताबिक पूनम अपने बच्चों के साथ 29 जनवरी 2023 की सुबह बिंदकी कस्बा वाले घर आ गई। पूनम अपने प्रेमी अविनाश के संपर्क में थी और अमित की हर गतिविधि की जानकारी उसे मोबाइल फोन से दे रही थी। दिन कोहराल में बीत गया। रात 8 बजे पूनम ने पति अमित व बच्चों के साथ खाना खाया। इसी बीच पूनम ने किसी को आभास नहीं होने दिया कि वो कितने खतरनाक मंसूबे लेकर मुंबई से आई है। खाना खाने के बाद पूनम मकान के दूसरी मंजिल पर पहुंची। वहां एक कमरे में उसने 10 वर्षीय बेटे व 8 वर्षीय बेटी को लिटा दिया तथा दूसरे कमरे में पूनम अमित के साथ लेट गई। कुछ देर बाद अमित तो खर्राटे मारकर सो गया, लेकिन पूनम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूनम फोन पर अविनाश के संपर्क में थी। रात 12 बजे के बाद शेरा अपने साथी केशव, मोहित, सीलू व अंशुल के साथ लोडर पर सवार होकर आ गए और अमित के घर के आसपास छिप गए। अविनाश और राम खिलावन पहले ही बाइक से पहुंच गए थे और रेकी कर रहे थे। रात 1 बजे पूनम दूसरी मंजिल से उतरकर नीचे आई। उसने मुख्य दरवाजा धीरे से खोलकर अपने जीजा राम खिलावन व प्रेमी अविनाश को घर के अंदर कर लिया। अविनाश ने फोन कर सुपारी किलर अंकित उर्फ शेरा तथा उसके साथियों को भी घर के अंदर बुला लिया। फिर सधे कदमों से सभी दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां अमित गहरी नींद में सो रहा था। शेरा ने अपने बैग से लोहे का सब्बल निकाला और फिर अमित के सिर पर भरपूर वार किया। अमित चीख न सके, इसलिए मोहित, अंशुल ने उसका मुंह दबोच लिया और सीलू तथा अविनाश ने पैर दबोच लिए। पूनम पति की छाती पर सवार हो गई। शेरा ने जहां अमित के सिर पर कई प्रहार किए, वहीं केशव ने नुकीली चीज से अमित का गला छींच दिया। अमित कुछ देर तड़पा, उसके बाद ठंडा हो गया। अमित की हत्या के बाद शेरा और उसके साथी तो फरार हो गए, लेकिन पूनम का जीजा व प्रेमी अविनाश कुछ देर तक कमरे में रुके रहे। उन्होंने पूनम के हाथ रस्सी से बांधे, फिर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर वे दोनों भी फरार हो गए। सुबह 4 बजे पूनम जोर जोर से चीखने लगी और दरवाजा पीटने लगी। उसकी आवाज सुनकर साथ माधुरी देवी और अनीता पूनम के कमरे के बाहर पहुंची। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। कुंडी खोलकर दोनों कमरे के अंदर पहुंची तो उनके मुंह से चीख निकल गई। सामने पलंग पर अमित की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। माधुरी ने बहू के हाथ से रस्सी खोली और पूछा, अमित की हत्या किसने की है?
पूनम रोते हुए बोली, सासू माँ, मुझे पता नहीं कि उनकी हत्या किसने की। कुछ लोग आए, उन्होंने इनके सिर पर वार कर मार डाला। विरोध करने पर उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए और दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद करके फरार हो गए। अमित का शव देख माँ बेटी पछाड़े मारकर रो पड़ी। दूसरे कमरे में सो रहे बच्चे सुरक्षित थे। सुबह का उजाला फैलते ही अमित की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे बिंदकी कस्बे में फैल गई। कुछ देर में वहां भीड़ जुट गई। थाना बिंदकी पुलिस को खबर लगी तो एसएचओ शमशेर बहादुर सिंह भारी पुलिस बल के साथ महाजनी गली में अमित गुप्ता के मकान पर पहुंच गए। उनकी सूचना पर कुछ ही देर बाद एसपी राजेश कुमार सिंह व सीओ परशुराम भी आ गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मृतक की मां व पत्नी से पूछताछ की। घटनास्थल पर मृतक का मेरा भाई अभय मौजूद था। पुलिस अधिकारियों ने अभय से पूछताछ की तो उसने बताया कि नानी ने उसे फोन पर बताया था कि अमित की किसी ने हत्या कर दी है। तब वो यहाँ आया। उसे शक है कि अमित की हत्या में उसकी पत्नी पूनम का हाथ है। मृतक की मां माधुरी देवी ने भी पूनम पर ही शक जाहिर किया। मृतक के 10 साल के बेटे ने भी बताया कि मम्मी पापा में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। पुलिस अधिकारियों ने पूनम से पूछताछ की तो वो आंसू बहाने लगी। बार बार बयान भी बदल रही थी। शक होने पर पुलिस ने पूनम को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाने में पुलिस अधिकारियों ने जब पूनम से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने हत्या करने वालों के नाम भी बता दिए। हत्या का भेद खुलते ही पुलिस ने तबातोड़ छापा मारकर अंकित सिंह उर्फ शेरा और उसके साथी केशव व अंशुल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूनम के प्रेमी अविनाश उर्फ उमेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूनम का जीजा राम खिलावन, मोहित तथा सीलू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल किया। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आला कतल लोहे का सब्बल, 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 1 पिकअप तथा 30,000 रुपए नकद बरामद किए। अमित हत्याकांड का खुलासा होते ही एसपी राजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की और केस की पूरी जानकारी दी। एसएचओ शमशेर बहादुर सिंह ने मृतक की मां माधुरी देवी को वादी बनाकर धारा 302 के तहत पूनम, अविनाश, राम खिलावन, अंकित सिंह, मोहित, अंशुल, केशव व सीलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 3 फरवरी 2023 को सभी आरोपियों को फतेहपुर की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल सीलू, मोहित व राम खिलावन फरार थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।